हाय एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, प्राप्यों का प्रबंध। देखिए, रिसीवेबल्स किसी भी संस्था की करंट असेट्स का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है और व्यवसाय के संचालन के दौरान गुड्स और सर्विसेज के विक्रय के कारण ये सृजित होते हैं। अब हम आज की बात करें तो आधुनिक जो प्रतिस्पर्धा का युग है, इसमें प्रत्येक संस्था को अपना बिजनेस बनाए रखने के लिए, सेल्स में वृद्धि करने के लिए तथा नए कस्टमर्स बनाने के लिए जो माल होता है उसको क्रेडिट पर बेचना ही पड़ता है। और इस व्यापारिक साख के कारण ही जो रिसीवेबल्स होते हैं वो सृजित होते हैं। यदि कोई संस्था केवल कैश में ही व्यवहार करती है तो उसके लिए प्राप्यों के प्रबंधन जैसी कोई समस्या नहीं होती है। अब हम ये बात करते हैं कि जैसे माल और सेवाएं हैं उनको उधार देने की जब कंडीशन आती है तो संस्था में अनेक प्रकार की कठिनाई का उनको सामना करना पड़ता है। जैसे कैपिटल का एक बड़ा भाग देनदार या रिसीवेबल्स में इन्वेस्ट हो जाता है और संस्था को पर्याप्त वर्किंग कैपिटल बनाए रखने के लिए अन्य जो सोर्सेस हैं फंड्स की, उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। और जिस पर क्या होता है, जो डिविडेंड होता है या इंटरेस्ट होता है उसके रूप में उनको कॉस्ट वहन करनी पड़ती है। इसके अलावा अदर कॉस्ट जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट आदि कॉस्ट भी संस्था को वहन करनी पड़ती है। और दूसरी अगर हम बात करें तो क्रेडिट और उधार की बात करते हैं। अगर स्वीकृत करती है कोई संस्था तो ऐसी कंडीशन में उसकी बिक्री में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार जो प्राप्य हैं उनसे संबंधित कोस्ट और अतिरिक्त लाभों के मध्य क्या करना पड़ता है, एक संतुलन स्थापित करना पड़ता है। और इसके लिए रिसीवेबल्स का प्रॉपर मैनेजमेंट होना आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रिसीवेबल्स की मीनिंग ऑफ रिसीवेबल्स, प्राप्यों का अर्थ। रिसीवेबल्स को देखिए अनेक नाम से जानते हैं, जैसे सन्डी डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, पुस्तकीय लेखे आदि। ये किस में दर्शाए जाते हैं, ये करंट असेट्स के रूप में संस्था के बैलेंस शीट में दर्शाए जाते हैं। तो जो रिसीवेबल्स होता है वो बैलेंस शीट का एक पार्ट होता है। और रिसीवेबल्स लेखा प्राप्य या प्राप्यों से अभिप्राय ऐसी राशि से है जो ग्राहकों को माल अथवा सेवा की उधार बिक्री के कारण उत्पन्न होते हैं और ऐसी राशि का भुगतान ग्राहकों द्वारा स्वीकृत साख अवधि में किया जाता है। क्लियर। और अब हम बात कर सकते हैं कि रिसीवेबल्स आल्सो रेफर टू एज अकाउंट रिसीवेबल्स आर डेब्ट ओन टू ए कंपनी बाय इट्स कस्टमर फॉर गुड्स और सर्विसेज दैट हैव बीन डिलीवर्ड और यूज्ड बट नॉट येट पेड फॉर। जो उधार बिक्री की बात की हमने। नाउ मीनिंग ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट। देखिए, जब हम नगद की बात करते हैं, कैश की बात करते हैं तो वहाँ पे रिसीवेबल जैसी कोई समस्या ही नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में उनके मैनेजमेंट की भी कोई प्रॉब्लम उत्पन्न नहीं होती। लेकिन जब कोई संस्था सर्विसेज और गुड्स को क्रेडिट में बेचती है, उधार में बेचती है, तो वहाँ रिसीवेबल्स का मैनेजमेंट आवश्यक हो जाता है। क्रेडिट सेल्स के साथ साथ अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो सामने आती हैं, जैसे कैश डिस्काउंट, उधार वसूली, बैड डेब्ट्स, एडिशनल वर्किंग कैपिटल के अरेंजमेंट आदि एक समस्याएं जो साथ में उसके आती हैं और जिनका प्रभावी ढंग से सॉल्यूशन आवश्यक है। उधार बिक्री के कारण क्या होता है, रिसीवेबल्स में कैपिटल का एक बड़ा पार्ट फंस जाता है और ऐसी पूंजी की लागत होती है जिसे संस्था को वहन करना ही पड़ता है। ग्राहकों को उधार बेचने पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जो मैनेजर हैं उनको एडिशनल वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था करनी पड़ती है और इसके साथ ही
कैपिटल पर इंटरेस्ट के रूप में जो कॉस्ट आती है उसको भी वहन करना पड़ता है। इट मीन्स एक और तो जब क्रेडिट सेल्स करते हैं तो संस्था के लाभ में वृद्धि होती है और दूसरी ओर कॉस्ट में भी साथ साथ वृद्धि होती है। तो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों में एडजस्टमेंट स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरह से रिसीवेबल्स मैनेजमेंट से आशय क्रेडिट पॉलिसी के निर्धारण, साख स्वीकृति तथा प्रभावी संग्रहण प्रक्रिया से है। प्राप्यों के प्रबंधन का उद्देश्य संस्था के लाभों में वृद्धि करना होता है और प्राप्यों के प्रबंधन के अंतर्गत प्रबंधक प्राप्यों के माध्यम से संस्था में लाभों में वृद्धि करने का प्रभावित प्रयत्न भी करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। फर्स्ट है टू इंक्रीज इन सेल्स, विक्रय में वृद्धि। देखिए प्राप्यों का जो रिसीवेबल्स का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो संस्था की सेल्स में वृद्धि करना होता है। यदि संस्था केवल कैश में ही सेल्स का काम करती है, बिक्री करती है, तो ऐसी कंडीशन में उसकी बिक्री उन संस्थाओं की बिक्री से कम हो जाती है जो कि उधार में बिक्री करते हैं, क्योंकि लोग उधार में माल लेना अधिक पसंद करते हैं। अनेक ऐसे ग्राहक होते हैं जो नकद में माल लेने खरीदने में असमर्थ होते हैं या कैश का भुगतान वो तुरंत नहीं करना चाहते हैं। तो इस प्रकार जो फुटकर व्यापारी है, निर्माता है, उनमें उधार सुविधा की अपेक्षा वो रखते हैं तथा माल विक्रय पर कर निर्माता को भुगतान कर देते हैं। इनसे क्या होता है, उन्हें कम वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। इसलिए रिसीवेबल संस्था की बिक्री बढ़ाने के लिए एक क्या कहते हैं हम, बहुत ही स्ट्रॉन्ग साधन है। देन टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल्स, प्राप्यों की लागत पर नियंत्रण स्थापित करना। रिसीवेबल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्ट यह भी है कि इससे प्राप्यों की जो कॉस्ट है उसको नियंत्रित की जाती है। रिसीवेबल्स के कारण संस्था की कॉस्ट में वृद्धि होती है तथा साथ ही जो उधार विक्रय है उसके कारण अतिरिक्त लाभ भी होता है। इन दोनों में बैलेंस स्थापित करना तथा कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस के आधार पर निर्णय लेना रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का एक प्रमुख पार्ट है। टू फेस कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा का सामना करना। आज हम बात करें तो जो वर्तमान प्रतिस्पर्धा का युग है, इसमें उधार विक्रय अनिवार्य हो गया है। यदि किसी फर्म द्वारा क्रेडिट पॉलिसी, जब क्रेडिट जो फैसिलिटी है वो नहीं दी जाती, तो कुछ ऐसे ग्राहक हैं जो अन्य प्रतिस्पर्धी फर्म से माल प्रारंभ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उधार में ही माल खरीदना पसंद करते हैं और इस प्रकार संस्था की बिक्री को क्या हो जाती है, लॉस होता है। इट मीन्स अगर कंपटीशन का सामना करना है तो साख सुविधा आवश्यक है। नाउ टू इंक्रीज इन प्रॉफिट, लाभों में वृद्धि। लाभों में वृद्धि किस लिए होती है? विक्रय में वृद्धि के कारण। तो संस्था द्वारा बीईपी पॉइंट प्राप्त कर लेने के पश्चात की गई बिक्री में प्रत्येक जो बिक्री की जाती है केवल परिवर्तनशील लागत होती है। अतः संस्था द्वारा अधिक प्रॉफिट अर्न करने के लिए कभी कभी संस्था नगद विक्रय की तुलना में उधार बिक्री पर अधिक दर से वसूल करती है। इस कारण लाभों में वृद्धि होती है। अब बात करेंगे कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग रिसीवेबल्स, प्राप्य संबंधी लागतें। देखिए ऐसी जो संस्था जो नकद में व्यवहार नहीं करती हैं, उधार विक्रय करती हैं तथा रिसीवेबल्स को बनाए रखती हैं, उन्हें अनेक प्रकार की जो कॉस्ट है उनको वहन करना पड़ता है। और ये कौन कौन सी हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, कलेक्शन कॉस्ट और बैड डेब्ट्स। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है, जो प्रशासनिक लागतें जिसे हम कहते हैं, इन्हें मैनेजिंग कॉस्ट भी कहा जाता है। इन कॉस्ट के अंतर्गत जो क्रेडिट डिपार्टमेंट है उसकी स्थापना तथा उससे संबंधित जितने भी व्यय हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। और इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या किया जाता है। क्रेडिट डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी, उनकी सैलरी, उनके भत्ते, उनके अनुलाभ, स्टेशनरी, टेलीफोन, पोस्टेज,
या ग्राहकों के जो अभिलेख उनसे संबंधित जितने भी व्यय हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। और साथ ही साख संबंधी अगर सूचनाएं होती हैं उनको एकत्रित करने पर किया जाने वाला व्यय, और साख जो आवेदक जो एप्लीकेंट हैं उनके मूल्यांकन संबंधी व्यय को भी इसमें शामिल किया जाता है। फिर है कैपिटल कॉस्ट, पूंजीगत लागतें। रिसीवेबल्स में धनराशि के इन्वेस्टमेंट के कारण संस्था को एडिशनल फाइनेंस की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, और ये जो एडिशनल फाइनेंस है वो शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेब्ट, रिटेन अर्निंग आदि के माध्यम से जुटाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में कोस्ट तत्व इनमें निहित होता है। और लॉन्ग टर्म डेट की स्थिति की बात करें तो संस्था को लॉन्ग टर्म डेट पर इन्वेस्टमेंट का भुगतान करना ही पड़ता है, तथा शेयर्स को जारी करने पर डिविडेंड का भुगतान करना पड़ता है। और जो रिटेन अर्निंग है उनकी स्थिति की बात करें तो उसमें अवसर लागत वहन करनी पड़ती है। अब अवसर लागत क्या है ये समझ लीजिए। अवसर लागत ऐसी लागत है जो व्यवसाय के द्वारा प्रॉफिट का अगर वो अन्य विनियोजन करती तो उससे अर्जित की जा सकती थी। क्लियर। फिर है कलेक्शन कॉस्ट, संग्रहण लागतें। संग्रहण लागतों के अंतर्गत वसूली संबंधी जो एक्सपेंसेस है वो सम्मिलित किए जाते हैं। इट मीन्स यदि ग्राहक जो देय तिथि हमने डिसाइड की है उस तक भुगतान नहीं करता है तो संस्था उधार वसूली की कार्रवाई करती है, और उधार वसूली के लिए अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं अथवा बाहरी जो संग्रहण एजेंसीज हैं उनके माध्यम से उधार वसूल किया जाता है। और इस कारण जो कलेक्शन कॉस्ट है उसमें ऐसे कर्मचारियों का वेतन जो इसमें बनाए गए हैं, एजेंसी को दिया जाने वाला जो कमीशन है वो शामिल होता है। फिर नगद डिस्काउंट होता है इसमें, साथ ही यात्रा व्यय, ट्रैवलिंग अलॉन्ग जो एक्सपेंसेस हैं, और वसूली की बात कर रहे हैं तो इसमें कानूनी एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं, पोस्टेज, टेलीफोन एक्सचेंज व्यय आदि कई तरह के इसमें व्यय सम्मिलित किए जाते हैं। फिर है फोर्थ, बैड डेब्ट्स। यदि समझ जो हमने प्रयास कर लिए हैं वसूली संबंधी, वो प्रयास करने के बाद भी यदि ग्राहकों से 100% जो उधार दिया गया माल है उसकी राशि वसूल नहीं हो पाती है तो क्या होता है, ऐसी कंडीशन में कुछ जो रकम है वो डूब जाती है, और इसे ही बैड डेब्ट्स या डिफ़ॉल्टिंग कॉस्ट कहा जाता है। और यह जो कॉस्ट होती है ये संस्था के लिए आयगत लॉस होती है जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और प्रभावी संग्रह नीति द्वारा इस लागत को कम किया जा सकता है। तो ये कुछ लागतें हैं